नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम देश की बेटी और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज देश की बेटी में हमारे साथ होगी उत्तर प्रदेश की बेटी डॉक्टर अफजा मसूद, जो देश की बेटी हैं। और आपको बताएं, हमारे देश की ऐसी ऐसी बेटियां जो इस मंच पर आती हैं और अपनी कहानी, अपनी जुबानी आप तक रखती हैं। यकीनन देश को बदलने के लिए ये जरूर हमने बीड़ा उठाया है कि इन्हीं कहानियों के जरिए, इन्हीं बेटियों की कहानियों के जरिए हमारे परिवार, हमारा समाज बदलकर हमारी बेटियों के हाथों में वो हौसलों और बुलंदियों के आसमान में उड़ने की डोर छोड़ दे। ना उन्हें पकड़े, ना उन्हें कैद करे, बस आजाद छोड़ दे। और आज भी न जाने समाज में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर जिन बेटियों की कहानी सुनेंगे तो समझ में आता है कि हालात 2021 में भी वही हैं। समय बदला, चीजें बदली, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी भी बदलने की जरूरत है। देश की बेटी हमारे साथ जुड़ गई है डॉक्टर अफजा मसूद। बहुत बहुत स्वागत है, जो सीधा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ रहेगी और आज वो अपनी कहानी खुद बयां करेगी। कहते हैं कि बेटियों को अगर परिवार में सभी सुख सुविधाएं मिल जाए तो उन्हें करने की जरूरत नहीं होती है, आसानी से सब कुछ पार हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बेटियां भी होती हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें चाह और भूख होती है कि वो खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हैं। अफजा मसूद, सुन पा रही है आप? हाय राधिका, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत अच्छे। सबसे पहले सल्यूट आपको कि इस कोरोना काल में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका फ्रंट लाइन पर खड़े होकर हमारे देश की, यूं कहें, आन बान शान को जिस तरह से बरकरार रखा। और आज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट है कि हमारे डॉक्टरों ने किस तरह काम किया 2400 घंटे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो सबसे मच। पहला सवाल होगा डॉक्टर अफजा मसूद, आपके इस बारे में जब पढ़ रहे हैं कि एक ऐसे परिवार से आप आती हैं, पहले तो किसान होते हैं, सभी लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय और चीजें बदलती हैं तो परिवार वाले राजनीति में आ जाते हैं और फिर राजनीति में पूरा परिवार, केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम लोग जगहों पर आपका परिवार है। लेकिन आप राजनीति में नहीं है। मोस्टली हम देखते हैं कि राजनीति, परिवार के बच्चे राजनीति की ओर ही निकलते हैं, लेकिन आपने जो राह चुनी है इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगी। राधिका, देखिए, बचपन से ही हमने अपने माँ बाप को देख के यही सीखा है कि चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाओ, रूट्स ही रहती हैं। जहां से आप जमीन से जहां से निकलते हैं, जिस छोटे से कस्बे, गांव, कहीं से भी निकलते हैं, उससे कनेक्टेड रहना बहुत बहुत जरूरी होता है। सो बेसिकली देखिए, मेरा परिवार जो है, मेन तो उसका जो हमारा कारोबार है वो खेती बाड़ी है। किसान परिवार जैसे आपने की बताया। एंड विद टाइम, क्योंकि ये एक गांव में किसी को हेड बनाया जाता है, तो मेरे दादा के इंतकाल के बाद, उनकी डेथ के बाद, मेरे पापा को वो पगड़ी पहनाई गई थी और उसके बाद से, तब से उसी चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पापा ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, मम्मी ने पढ़ाई पूरी नहीं करी, दोनों की शादी 18-19 साल में हो गई। लेकिन एक, कहते हैं ना, बेड़ा उन्होंने उठा लिया था कि बच्चों को इतना काबिल और पढ़ाना है कि अपने शहर के साथ साथ पूरी दुनिया को हम इतना इंस्पायर कर पाए कि स्पेशली लड़कियों को, कि वो बाहर निकल सकें। सिंस आई एम अ मुस्लिम, तो आप जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी कंजर्वेटिव होती है, तो हम वो स्टेरियोटाइप से हटते हुए हमेशा से यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि लोगों को इंस्पायर कर पाए, लोगों की मदद कर पाए। तो बेसिकली इसी तरह से मैंने यही कोशिश करी अपने माँ बाप को देख के कि चाहे जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाऊं, हमेशा अपने लोगों के लिए, जैसे कि मैं एक छोटे कस्बे गंगो से बिलोंग करती हूँ, कि उसके लिए मैं जो जितना कर पाऊं वो कम है मेरे लिए। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ऑप्शंस थे कि पॉलिटिक्स में जाना। सिंस मेरा भाई भी एक लॉयर है, उसके पास भी ऑप्शन है जाना, लेकिन हमने ये चीज पहले ये देखा कि उसमें जाने से पहले क्या हम अपना जो टैलेंट है वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई, तो सबसे पहले मैंने एक कांवड़ शिविर का आयोजन करा, जिसमें हम, उस टाइम कांवड़ का महीना चल रहा था, तो जितने भी कांवड़ ट्रैवलर्स होते हैं उनके अंदर बहुत दिक्कतें होती हैं, परेशानियां। वो लोग पैदल इतनी धूप में, पैरों में उनके इंजरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें। तो हमने वो ऑर्गेनाइज करा। देन विद टाइम कोविड काल आ गया। कोविड काल से पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले अपना पीजीआई सहारनपुर ज्वाइन कर लिया था।
एंड हमेशा से यही था कि जो कुछ भी कमाऊं सबसे पहले कहीं ना कहीं उसको लगाऊं। तो मैंने अपनी जो फर्स्ट मेरी कमाई आई थी वो सारी कोविड काल में, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था, वो लोग कमा नहीं पा रहे थे एंड कोई जरिया नहीं था कि वो जाए तो जाए कहाँ। तो मैंने उसमें कोशिश करी कि थोड़ा बहुत जितना भी मेरा बन पाए मैं उनकी मदद कर पाऊं। क्या वो बात है। पिछली वेव की बात थी। इस वेव में ये था, देखिए कि पहले डर ज्यादा था, केसेस कम थे। इस बार केसेस के साथ साथ हमने क्या क्या नहीं देखा लास्ट 1 मंथ में, वो मतलब बयां के काबिल नहीं है। तो मैंने यही देखते हुए वापस से अपना पीजीआई में ज्वाइन कर लिया, जो मैं बीच में छोड़ के अपने चाचा जी के हॉस्पिटल में काम करने चली गई थी एंड बीच में 1 महीने की छुट्टी लेके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। लेकिन विद टाइम ये देखा कि रात भर मेरे फोन पे 50-50 मिस्ड कॉल एंड मैसेजेस पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने अपना फोन नंबर इस तरह हर जगह सोशल मीडिया पर डलवाया था कि लोग जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो थ्रू व्हाट्सएप थ्रू कुछ ऐसे मुझे डायरेक्ट कभी भी किसी भी वक्त फोन कर सकें, कुछ कर सकें। कुछ ऐसे थे जिनको बेड नहीं मिल पाए, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो उनका हमने कोशिश करी कि उनके घर जाके ही उनका इलाज कर सकें। उनमें से कुछ को बचा पाए, कुछ को नहीं बचा पाए। एंड साथ साथ इसीलिए मैंने पीजीआई जब ज्वाइन करा एंड अंदर जब कोविड वार्ड्स में गए, तो पिछले वेव से और इस वेव में जो डिफरेंस था, इट्स अनइमेजिनेबल के पीपल वर डाइंग ऐसे मिनट्स में। यू एंड आप एज ए डॉक्टर जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा, मतलब आपके हाथ आगे बन जाते हैं कि क्योंकि जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है। आपने जितना अपनी तरफ से कर सकते थे आप कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भी एक बेड खाली हुआ, दूसरे मिनट दूसरा पेशेंट आके लेट गया, दूसरा बेड खाली हुआ, तीसरा मिनट तीसरा पेशेंट आके लेट गया। बाहर एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है जो वेट कर रहे हैं कि क्या पता हमारे पास अंदर बेड बन जाए। तो बहुत बुरे समय से अभी हम निकल के आए हैं। जी जी, बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को रखा कि एक वक्त ऐसा भी था जहां ये लग रहा था कि हमें सिर्फ जनता के हित के लिए सोचना है, डॉक्टर होने के नाते भी और इंसान होने के नाते भी, इंसानियत को भी साथ में रखना है, जो बेखूबी से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी आपकी, जिस तरह आप कोविड में इलाज तो कर ही रही थी लेकिन समाज के साथ किस तरह से खड़ी थी, वो यकीनन एक डॉक्टर को तारीफ काबिल वाला काम था। और आज एक देश की बेटी के उस काम को हम देश तक पहुंचाना चाहते हैं, हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, घर घर तक। लेकिन इससे पहले मैं ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि ये तो आपने लगभग काम किया 2020 में और आपने कहा कि फर्स्ट सैलरी जो थी वो सबसे ज़रूरी था कि मुझे कहाँ लगानी है। ये भावना जो बचपन से ही थी आपके अंदर कि कुछ ऐसा करना है कि समाज के हित में कर पाए, लोगों के काम आ पाए, आप राजनीति क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए? या यूँ कहें, बहुत परिवारों में हम सुनते हैं कि अगर राजनीति परिवार से हैं तो उनकी बेटियों को कहा जाता है कि आप बस आराम से घर बैठें और कुछ ना करें। जी जी, जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। ऐसा मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं कुछ ना करके घर बैठूं। एंड देखिए, सोसाइटी में हम 21वीं सदी में आ गए, लेकिन अभी तक थिंकिंग वही है कि लड़कियों की बस ग्रेजुएशन कर दी, कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं, एंड बस अच्छे घर में शादी कर दी। एक सेटल्ड, वो कहते हैं ना स्टीरियोटाइप, सेटल्ड लड़के से शादी कर दी। लेकिन मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि सेटल्ड लड़के से नहीं, आप खुद सेटल्ड हो पहले आपको, ताकि दुनिया में किसी की जरूरत ना पड़े, किसी पे रिलाय ना करना पड़े। डेफिनेटली आगे ये सब जरूरी होता है टू हैव फैमिली और ये सारी चीजें, लेकिन आपको खुद इतना मजबूत होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आप इंस्पायर कर सकें, क्योंकि एक लेडी का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे अपनी पीढ़ियों को भी इंस्पायर कर सके, अपने बच्चों को इंस्पायर कर सके। देखिए, ये मेन चीज मैं अपनी माँ को इसमें शह दूंगी। मेरी माँ की 18 साल में जब शादी हो गई, उनका बहुत मन था आगे पढ़ने का, लेकिन क्योंकि हमारे फादर की भी उसी टाइम ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, तो पूरे शहर की जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर आ गई। तो सोचिए कि 2 18 और 19 साल के बच्चों की शादी कराकर उनके ऊपर सब चीज जिम्मेदारी डाल दी। एंड आगे 4 भाई और 1 बहन और थी जिनको पढ़ाना और उनकी शादी सब कुछ कराना था, तो अपनी जरूरतों को नहीं देख सकते थे।
तो विद टाइम हमने जैसे जैसे बड़े हुए देखा कि माँ से सुनते थे कि कहाँ अगर एक उनके पास पैसे आते थे कि वो डायपर खरीद सकें, तो वो कोशिश करती थी कि नहीं, उस पैसों को बचा के इससे अच्छा हम कुछ और इस्तेमाल कर सकें, घर में कपड़े जो है वो इस्तेमाल कर सकें। मतलब आप समझ रही हैं कि थोड़ा थोड़ा हम कट करके यू जी। सेव। हाँ। ऐसे ही विद टाइम जब हमारी एजुकेशन का वक्त आया, तो गंगो में स्कूलिंग देखिए है, लेकिन इट्स नॉट दैट एडवांस्ड कि आप कुछ ज्यादा उसमें कर पाए। सहारनपुर में ज्यादा अच्छे स्कूल हुआ करते थे, तो हमारी माँ हमें लेके शिफ्ट सहारनपुर हो गई। वहां पे एक कमरे में हम 6 लोग रहा करते थे, और अब हमारे फादर यहाँ गंगो में रहा करते थे। उस टाइम माँ को देख के ये रियलाइज होता था कि कितना ज्यादा वो स्ट्रगल कर रही हैं जस्ट अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि उनको जो चीजें लाइफ में झेलनी पड़ी, जो देखनी पड़ी, वो उनके बच्चे ना देख पाए। तो साथ साथ वो स्कूलिंग के साथ हमें हमेशा इंस्पायर करती थी, जो मन में आए, जो दिल करे वो करो। तो आप शायद यकीन ना माने, हर दिन मेरी कोई नई क्लास होती थी। किसी दिन बास्केटबॉल, किसी दिन गिटार, किसी दिन पियानो सीख रहे हैं, किसी दिन एक्टिंग कर रहे हैं। तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मैंने जो किया, कुछ ना कुछ जो सीखा, वो मुझे लगता है उसका शायद सिर्फ मेरी माँ और मेरे बाप को ही जाता है। मेरा इसमें कोई हाथ है नहीं। विद टाइम जब मैं क्लास 10th में थी, तो मैं शूटिंग में थी, मैं शूटिंग करती थी। उसको मैं डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल तक गई, वहां मैंने सिल्वर एंड गोल्ड मेडल जीता। जी जीता। जी जी। साथ ही मैं प्री नेशनल्स तक गई, लेकिन वहां पर फिर हमारे पास दुविधा आ जाती है कि अब पढ़ाई में ध्यान दें या स्पोर्ट्स में जाना है। लेकिन बचपन से ही डॉक्टर बनना था। आप यकीन नहीं मानेगी, मेरी माँ बचपन में मुझे गिफ्ट जब खिलौने लाके देती थी, वो भी डॉक्टर सेट के लाके देती थी। अच्छा। ताकि विद टाइम मेरे दिमाग उसी में बन जाए कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अपना वो स्पोर्ट्स का जो मेरा एक वो शौक था, उसको हॉबी ही रह दिया, एज अ करियर परस्यू नहीं करा। एंड मैंने अपने एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट करनी शुरू कर दी। एंड फिर 2013 में जब मेरा फाइनली एडमिशन हुआ, तो मेरे माँ बाप के आंख में आंसू थे। एंड तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि सपने जो है माँ बाप के अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख के ही पूरे होते हैं। इसके अंदर बहुत ऑप्शन आते हैं कि घर पे बैठो, शादी हो सकती है, सब कुछ हो जाता है, 18 साल के बाद सोच ही लेते हैं, 20 साल के बाद। लेकिन उस छोटे शहर से निकलना, वो ही मेन हमारा मकसद था कि यहाँ की बच्चियों को, यहाँ के जो स्पेशली हमारा जो मुस्लिम समाज है, उसमें हम इंस्पायर कर पाए कि बच्चियों को जितना बाहर निकालें, जितना आगे जाएं, वो बहुत बहुत जरूरी होता है। दे आर नॉट मेंट फॉर ओनली किचन। हर चीज आनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब नहीं आना चाहिए, लाइफ सेविंग स्किल्स ये सब भी आनी चाहिए। जी, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगी, क्योंकि क्या आज उस छोटे से शहर में कुछ बदला है? आपको देखकर मुस्लिम समाज में कुछ बदला है? जी, डेफिनेटली बदला है। मुझे मेरे कितने सारे जो हमारे फादर के फॉलोअर्स हैं, या फिर जो एज हमारे हमदर्द हैं, वो आके बताते हैं कि हमारी बच्चियां आपका नाम लेती हैं, वो सोशल मीडिया पे कभी आपको देखती हैं तो कि नहीं पापा, मुझे बड़े होके ऐसा ही बनना है। तो वो सुन के मुझे आज तक सुनने को, मतलब वो फीलिंग बयां करने लायक नहीं है कि क्या महसूस होता है वो सुन के कि आपने किसी को इंस्पायर करा। साथ ही साथ कुछ कुछ बच्चियां जो आपने देखा भी हो शायद कि यहाँ की जज बनी हैं कुछ लड़कियां, कुछ एक सिविल सर्विसेज में गई हैं। तो वो चाहे थोड़ा ही बदलाव हो, ये बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन अभी भी ये मैं आपको कहती हूँ कि 100 में से 1 to 2% लोगों में तो थोड़ा बदलाव है। लेकिन ज्यादातर लोग 21वीं सदी में आज भी पुराने जमाने में ही जी रहे हैं, और उस चीज को हमें चेंज करना बहुत बहुत जरूरी है। भले ही हम 2021 में आसमान में उड़ने की बातें कर ले, भले ही हम ये कह दें कि पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाने की बातें कर ले, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ किताबों में है, यकीनन वो जमीन पर नहीं है, गांव में नहीं है।
अच्छा, गांव का हम यहाँ पर बार जी बार जिक्र करते हैं, लेकिन आप भी तो एक छोटे से गांव से, किसान परिवार से आती हैं, और आज जिस तरह से आपने जी हमारी तमाम बेटियों को ये कहा कि अगर आपके जो भी सपने हैं उनमें जी जान लगा दीजिए, और फिर देखिए आपको कौन जी रोक सकता है। लेकिन एक बात आप जी बार बार कह रही थी कि जो भी हूँ, जितना भी बनी हूँ, इसमें मेरे परिवार का बड़ा हाथ है। और हम तमाम जी बेटियों के साथ जब जिक्र करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कहानियां आती हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन परिवार की तरफ से जी मुझे वो परमिशन नहीं मिल पाई, इसलिए शादी हो गई, जी बच्चे हो गए, अब मैं अपने सपने अपने बच्चों में देख रही हूँ। तो आप मानती हैं कि जी हर बेटी के सपनों में सबसे बड़ा जो हाथ माँ बाप का होता है, अगर उनका सपोर्ट रहे तो बेटियां कुछ भी कर सकती हैं? देखिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही हमदर्द होता है, वो है माँ हम्म। बाप। उसके अलावा सब आपके साथ साथ कभी भी जुड़ेंगे, लेकिन जो आपके हमदर्द आपके माँ बाप होंगे वो कोई नहीं हो सकता। तो हम्म। विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट आप कुछ नहीं है जिंदगी में। कुछ शायद कुछ लोग कर लेते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर माँ बाप की सपोर्ट हो वो आपके लिए एक वरदान टाइप होती है। तो जो माँ बाप अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, वो अपने बच्चों में वो सपने जब पूरे होते देखते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत गर्व की बात होती है। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मेरे जब माँ की यंग शादी हो गई और वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, इसलिए शी मेड श्योर कि मैं उस राह पे ना चलूं। मैं मेरा मेरा गोल ये नहीं हो कि ओके मेरे को पढ़ाई आगे नहीं करनी है, तो मेरे लाइफ में मुझे डॉक्टर की लाइफ में पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, तो मैंने इस तरह की एक लाइन चूज कर ली कि पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी एंड लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी। तमाम उन परिवार वालों को भी कहना चाहेंगे कि आप जब हमारी डॉक्टर बिटिया को सुन रहे हैं, देश की बेटी को सुन रहे हैं, तो उनसे ज़रूर समझिएगा उन परिवार वालों को जो अपनी बेटियों को सिर्फ ये कहकर छोड़ देते हैं कि शादी के बाद अपने सपने पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो क्यों ना आप शादी से पहले ही अपनी बेटियों को पाँव पर खड़ा कर दीजिए, ताकि आप देखिए अफजा मसूद की तरह बैठकर टीवी पर वो सिर्फ आपकी तारीफ करे, गुणगान करे, और सिर्फ आप ही को हो सब कुछ मानकर चले। तो यकीनन ये लाइन बहुत ज़रूरी है हर बेटी के लिए कि परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर भी आप अपने सपनों को पूरा करके, आजकल एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हर बेटी को पहले अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद तो समाज, देश और अपने सब उनके साथ जुड़ जाते हैं कि नहीं ये हमारे समाज की बेटी है, हमारी ही बेटी है जी। लेकिन उससे पहले वो सब खिलाफ होते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बीच इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि गांव से निकलना और हमारा मेन टारगेट था कि हमें कुछ करके दिखाना है। कितनी अड़चने, अगर मैं कहूँ, परिवार के साथ होने के बाद में भी दिक्कतें आना, क्योंकि एक मुस्लिम समाज से हैं आप, जहाँ आज भी बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, जहाँ आप देखते हैं कि किस तरह पर्दे में रहती हैं बेटियाँ, किस तरह से उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती हैं। तो क्या आपके लाइफ में भी, आपके जीवन में भी ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई कि नहीं फैमिली साथ है लेकिन समाज का सामना भी करना है? जी, देखिए, जो आपने अभी बताया कि जब इंसान फेमस या फिर कोई कुछ लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेता है तो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। डेफिनेटली मेरे साथ ये हुआ। जब मेरे माँ बाप ने मुझे क्लास 10th में दिल्ली पढ़ने भेजा, तो घर में ही, इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली में भी और साथ ही साथ समाज में भी ये छवि थी दिल्ली में कि दिल्ली में जाके लड़कियां कैसे रहेंगी, वहां का पहनावा कैसा होगा, वहां पे ज्यादा फास्ट होते हैं लोग। तो लेकिन वही सेम चीज कि अगर आपने एक चीज ठान ली है कि करना है लाइफ में, तो बाकियों की बातें सिर्फ आपको एक आवाज लगती है जो कुछ दिन में फेड हो जाएगी। तो इन सारी बातों को झेलना पड़ा, डेफिनेटली झेलना पड़ा कि आपके आपके बारे में सोचने लग जाते हैं कि आपका पहनावा चेंज हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। हमें हमारे घर में कभी पहनावे पे रुकावट नहीं हुई है। हमें खुद ऐसे ये चीज सिखाई गई है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, किस उसमें हैं। बेसिकली आपको उस माहौल में ढलना है। आप अगर अपने गांव आए हैं तो गांव के हिसाब से आप जिस तरह के यहाँ लोग हैं उसमें कंफर्टेबली जैसे रह सकते हैं वैसे रहिए। आप अगर किसी बड़े शहर में हैं तो वहां पे आप अटपटा ना फील करें, वहां के माहौल में ढलें। तो हर चीज में ये सब करके भी अपने रूट से, अपने वैल्यूज से, जो आपकी फैमिली वैल्यूज आपको सिखाई जाती हैं, और लेकिन कभी कम ना रहें, चाहे वो पहनावे में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। क्या बात है, डेफिनेटली ये बहुत मेरे साथ खूबसूरत भी लाइन हुआ है कि जैसा देश वैसा भेष। लेकिन जरूरी है कि आप जब भी जहां जाए कम से कम अपने आप को इस तरह से दिखाएं कि आप
जहाँ है उस जगह के लिए बनी हुई है। ऐसा फील ना करवाए कि आप किसी एक छोटे से गांव से आई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हमारी बेटियां, हमारा गांव के जो लोग हैं वो डर जाते हैं कि शहरों में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपके संस्कार हैं और आपकी बेटी के वो सपने हैं जो ज़रूर पूरे होंगे। अच्छा डॉक्टर, अब एक सवाल यहाँ पर ये भी करेंगे क्योंकि कोविड चल रहा है और इसी कोविड में आपने तो जो काम किया है वो आपको लगा कि सबसे पहली परीक्षा यही थी आपकी। एक तो परीक्षा पास करके आप डॉक्टर बनी, दूसरी जब सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई तो कोविड आ गया और इस कोरोना के जितने बड़े जंग से आप जीत रही थी, क्या लगता है कि बहुत मुश्किल था? किस तरह के लोग आपके पास आते थे? बहुत मुश्किल था कि खुद को भी बचाना है और जो मेरे पास आया है उसको भी बचाना है? मैं आपको इस वेव का बताती हूँ क्योंकि पिछली वेव में देखिए इतने ज्यादा पेशेंट्स से मुलाकात नहीं हुई। इस वेव में जितने हमने पेशेंट्स देखे हैं, देखिए डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन एट टाइम्स आप क्योंकि वो पीपीई पहनने में वक्त लगता है, काफी बार आपको पेशेंट दिख रहा है कि वो डिस्ट्रेस में है एंड आपको किसी ना किसी तरह उसको बचाना है। तो काफी बार मैंने ऐसा भी करा है कि फेस शील्ड, मास्क और ये सब लगा के भी मैं पेशेंट के पास गई हूँ। पूरी पीपीई किट नहीं पहनने का मौका मिला। उसमें मुझे इस बात का देखिए डर ये है कि मेरी वॉच में किसी की डेथ या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि मतलब एज ए डॉक्टर मैंने क्या करा, क्योंकि मैं अपने आप को भी ये सवाल पूछूंगी कि मैंने उस टाइम क्या करा। तो लोग ऐसे मिले कि जो लास्ट में मरते वक्त भी जब उनके पास उनके घर वाले नहीं थे कि बस अपने आपका हाथ पकड़ रहे हैं। कुछ एक लेडी थी मुझे अभी 1 महीने पहले ही मिली थी। उनका बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, तो वी डिड एवरीथिंग वी कुड। वो वेंटिलेटर पे थी, वो उनको सारी दवाइयां लगी हुई थी, लेकिन देर आर समथिंग जो हम इनएविटेबल है, वो होती हैं। तो बस एक उनका हाथ पकड़ के उनके लास्ट टाइम में, क्योंकि उनका घर वाला कोई साथ नहीं था, तो वो एक चीज बहुत ही दिल पे लगी कि कोविड में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि आप लोगों को मिल भी नहीं पा रहे हैं। एंड एक पेशेंट हमारा ऐसा था कि वो लेडी जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी अंदर। उनको ये लग नहीं रहा था कि मैं सही हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, तो हमने कोशिश करी उनको उनके घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कराने की। तो जिस तरह वो एक दूसरे को देख के रो रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो भी एक इंस्पिरेशन थी कि इंसान की जिंदगी सिर्फ जिंदगी और मौत है, और बीच में बस जो आपने लोग कुछ कमाए हैं अपनी जिंदगी में वो है, बाकी चीजें नथिंग। बहुत सही कहा। मैं इतना ध्यान से सुन रही थी ये जो आपके लास्ट की कुछ आपकी यादें जो आपके साथ जुड़ी हुई है। यकीनन यही तो हमें इंसानों को सिखाना है कि इंसान के साथ सिर्फ उनकी यादें, उनके कुछ अच्छे काम और जो आप कमाते हैं वही साथ चलता है। और इस कोविड ने तो यकीनन डॉक्टर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि एक डॉक्टर थे जिन्हें बचाने की हमें कोशिश कर रहे थे लगातार, बाकी लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन यहाँ किसी का कोई पता नहीं था कि कब क्या हो जाए। बहुत सारे सही लोग हैं कोविड से ठीक होके घर आए हैं और हम थोड़े ही समय बाद सुनते हैं कि कोविड की वजह से या कोविड से ठीक होने के बाद में भी वो नहीं बच पाए हैं। ऐसी चीज़ें भी हमने सुनी है। तो क्या एक डॉक्टर होने के नाते आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, अगर यूँ कहा जाए, जिंदगी सीखने का जो पड़ाव कहते हैं कि एक तो आप परिवार से सीखते हैं, तमाम अपनी जिंदगी में जो रहते हुए सीखते हैं, लेकिन ये इन कोविड के वेव में आपने वो सब कुछ सीख लिया जो जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, जो आप उस जिंदगी को बहुत करीब से फील करके। जी देखिए, कोविड ने हमें लाइफ को और करीब से देखने को, लाइफ की खूबसूरती और करीब से देखने को का मौका दिया। जो चीजें आप कभी नहीं देख पाते थे वो आज देखने को मिल रही हैं। कुछ कुछ हमारे पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनके घर वाले हमारे पास बाद में आए। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि उनके मैसेजेस, उनके कॉल्स, कुछ लोग पर्सनली मिलने आए कि पेशेंट बच नहीं पाया, उसके बाद भी वो आपको शुक्रिया करने आ रहे हैं। तो वो आपने वो कमाई है चीज कि आपने पेशेंट के लिए वो सब कुछ करा एंड उसके बाद वो बच नहीं पाए, लेकिन उनके घर वाले आर ग्रेटफुल कि आपने क्या क्या करा उनके लिए, क्योंकि डेफिनेटली डेथ तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। इसमें ये जो 2 साल चल रहे हैं, हमने डेफिनेटली पैंडेमिक नहीं देखा, ना आपने ना मैंने, किसी ने भी नहीं।
तो इस टाइम हर इंसान अपने लाइफ में कोई ना कोई बैटल लड़ रहा है, कोई ना कोई बैटल से लड़के आया है। एवरीवन इज एट वॉर एट देयर ओन पॉइंट, कि उनके साथ सबके अपने एक्सपीरियंस चल रहे हैं। कोई अपने घर की परेशानियां देख रहा है, कोई लोगों की परेशानियां देख के इंस्पायर हो रहा है कुछ अच्छा करने के लिए। तो बेसिकली इस टाइम हम इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी और चीज के लिए नहीं, कि हम एक इंसान की मदद कर सके। ठीक है, आज हमारी देश की बेटी तमाम बेटियों को, परिवार वालों को क्या कहना चाहती हैं कि हमारी बेटियों को उन्हें क्या देना चाहिए, एक परिवार को, एक समाज को और एक बेटी खुद को? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि बेटियों के अंदर जो पोटेंशियल है वो काबिले तारीफ एंड उसका कोई रोक नहीं है। उसके अंदर आप जितना अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जितना आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सके, उनको सपोर्ट कर सके, बस एक सपोर्ट बहुत जरूरी चीज होती है जिससे वो आगे बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि वो दे कैन डू वंडर्स, दे कैन डू सो मेनी थिंग्स। वही एक कहावत जो है कि आपने एक बच्ची अगर पढ़ा दी तो आगे की 7 पुश्तें पढ़ा दी हैं। तो बच्चियों को आगे बढ़ने दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, उनके लिए जितना आप कर सके वो कम है। वो सिर्फ किचन के लिए या फिर घर बैठने के लिए बिल्कुल नहीं है। वो उनकी पोटेंशियल को देखकर आप खुद इंस्पायर हो जाएंगे, एंड लड़कों से तो कम वो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश की बेटी में आज हमारी तमाम बेटियों को जागरूक करने के लिए, तमाम बेटियों को अपने बारे में बताने के लिए, और हमारे समाज को, हमारे परिवार वालों को और इस देश को, हमारी बेटियों को क्या देना चाहिए, वो सबसे पहले है शिक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें हमारी बेटियों को आज़ादी से उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें शिक्षित होने दीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। और फिर देखिए आज जिस तरह देश की बेटी में एक बेटी हुंकार भर रही है कि आज जो भी कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ और मन से कर रही हूँ, देश के लिए कर रही हूँ। तो उसी कदमों की राह पर उन्हें आज़ाद छोड़कर और उन्हें आगे बढ़ाइए। देश की बेटी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।